रामपुर नामक गांव में धर्मेंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। वह स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेकर धन निवेश का कार्य किया करता था। कर्ज लेने के कारण वह कई साहूकारों से जुड़ा हुआ था। एक दिन की बात है, जब धर्मेंद्र बाजार से गांव की तरफ जा रहा था तो एक साहूकार ने उसे देख लिया और पीछे से उसे आवाज लगाई, अरे धर्मेंद्र सुनो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। इधर धर्मेंद्र आनाकानी करके भागना चाहता था, लेकिन साहूकार धर्मेंद्र के सामने आ पहुँचा। तब धर्मेंद्र बेबस होकर बातें करने लगा। साहूकार ने कहा, धर्मेंद्र तुम तो बड़े बदतमीज हो, बातें सुन करके भी निकल रहे थे। धर्मेंद्र ने कहा, माफ करना भैया, मैंने आपकी बातें सुना नहीं। सुना होता तो मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं ऐसे निकल जाता। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। बंद करो ये झूठी तारीफें करना। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे ठीक से पता है कि तुमने मेरी बातें सुनी और जानबूझकर अनदेखी करनी चाहिए। तुम चाहे जितना भी बच लो, लेकिन मुझसे बचकर जा नहीं सकते। धर्मेंद्र ने कहा, श्याम भैया, मेरी बात सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको नहीं देखा और ना ही आपकी आवाजें सुनी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान सामने पड़े घर पर था। मैं भी ऐसा ही घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस घर की दीवारें बहुत ही छोटी हैं। मैं अपने घर की दीवारों को इससे ऊंचा करूँगा। इस घर के परिसर की दीवार बहुत ही छोटी है। इस घर में चोर बहुत ही आसानी से घुस सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर के परिसर की दीवार को इससे भी ज्यादा ऊंचा करूँगा। श्याम ने कहा, बातें बदलना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम बातें बदलने में माहिर हो। तुम ये बताओ कि मुझसे 50,000 रुपए तुम 10,000 ब्याज पर लिए हुए थे, ये भी तुमको याद है या मेरी तरह ही भूल गए हो? मेरे पैसे अब वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भैया, आप तो बहुत ही नाराज हो रहे हैं। पैसे की चिंता छोड़ दो और जो मैं कहता हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। हाल ही में मेरी मौसी का देहांत हो गया है। उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी और उनकी संपत्ति भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी संपत्ति का वारिस मुझे बना दिया है। कानूनी तौर पर अब मैं उनकी संपत्ति का मालिक हो गया हूँ। अब बताओ, तुम्हारे 50,000 रुपए देना मेरे लिए कौन सी मुश्किल की बात है? श्याम ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन और मैं पैसों का इंतजार कर लूँगा। अब मैं तुम्हारे घर की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से परिसर की दीवार की ऊंचाई लगभग ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन इस दीवार पर चढ़ नहीं पाएगा। श्याम ने कहा, अरे भैया, क्या बात कर रहे हैं? कोई भी आम इंसान इस दीवार पर आसानी से चढ़ जाएगा। श्याम ने कहा, नामुमकिन, कोई भी इंसान इस दीवार पर चढ़ नहीं सकता। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यदि मैं इस दीवार पर चढ़कर आपको दिखा दूं तो लगी 50,000 रुपए की शर्त। बताइए श्याम भैया, आपको शर्त मंजूर है? श्याम ने कहा, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है और खुद पर इतना भरोसा है तो ठीक है, मैं तुम पर शर्त लगाता हूँ, लेकिन तुम दीवार पर नहीं चढ़ पाओगे। मुझे तो इतना भरोसा है ही। तो ठीक है, यदि मैं दीवार पर चढ़ गया तो आप मुझसे 50,000 रुपए वापस नहीं मांगेंगे और इनाम के 50,000 रुपए मुझे देंगे। इतना कहकर धर्मेंद्र ने दीवार पर चढ़ने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर श्याम ने कहा, मैं शर्त जीत गया, लाओ मेरे 50,000 रुपए। तुम शर्त हार गए हो। हाँ भैया, आप शर्त जीत गए हैं। मुझे आपको 50,000 रुपए देने हैं और आपको 50,000 लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा और आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। मुझे
आपको 50,000 रुपए वापस नहीं देने हैं। श्याम भी उसकी बातों में आ गया और बोला, हाँ हाँ सही कह रहे हो, मुझे पैसे वापस नहीं लेने हैं। फिर श्याम के मन में विचार आया कि अरे ये कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा, अरे अरे 50,000 रुपए तो मैं जीता हूँ और मेरा पिछला भी 50,000 रुपए तुम्हारे ऊपर है। दोनों मिलाकर 1,00,000 रुपए हुए और 10% ब्याज हुआ। सारे पैसे वापस दो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, चलो सीधे से पैसे निकाल दो। धर्मेंद्र ने कहा, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ श्याम भैया, मुझे आपको 50,000 रुपए देने हैं और आपको मुझसे 50,000 रुपए लेने हैं, तो लेने देने का हिसाब तो पूरा हो गया ना। नहीं नहीं, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। चलो मुखिया जी के पास चलो, वहीं पर अब फैसला होगा। इतना कहकर दोनों मुखिया जी के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। गांव के मुखिया बहुत ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे। जो भी उनकी बातें नहीं मानता था उसको कोड़े मारने की सजा देते थे। सौभाग्य से उसी दिन सुबह से उनके यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ था और सुबह से ही उनका दिमाग चिड़चिड़ा हुआ था। उसी समय मोहन और श्याम दोनों मुखिया के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मुखिया जी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, क्या हुआ, क्या बात है? तुम लोगों की तो आदत हो गई है, आपस में लड़ते हो और झगड़े का निपटारा करने के लिए मेरे पास चले आते हो, मेरा भी दिमाग खाते हो। जल्दी बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? मुखिया जी को गुस्से में देखकर श्याम कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मोहन ने अपनी बात पेश कर दी। मैं बताता हूँ मुखिया जी, मैंने कहा कि 50,000 और 50,000 बराबर होते हैं, लेकिन श्याम भैया हैं कि बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि बात सही है या गलत? मुखिया ने कहा, हाँ हाँ सही तो कह रहे हो तुम, इसमें गलत क्या है? मुखिया जी को इस बेतुके सवालों पर गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में बोले, जाओ जाओ यहाँ से। मुखिया जी की बात सुनकर श्याम तो सहम गया, लेकिन वह भी अपनी बात मुखिया से कहने लगा। आखिर में सवाल तो 50,000 रुपयों का था। श्याम ने मुखिया से कहा, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, 50,000 रुपए और 50,000 कैसे बराबर हुए? आप पूरी बात को समझे ही नहीं। मुखिया और गुस्से से भड़क उठा और बोला, तुम पूरे पागल हो, 50,000 और 50,000 बराबर तो होते हैं। मैंने क्या कहा तुम दोनों को समझ में नहीं आया? चलो जाओ यहाँ से। मुखिया जी को गुस्सा करते देखकर श्याम मोहन के साथ दूर चला गया। बाहर जाकर मोहन ने श्याम से कहा, देखो श्याम भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि 50,000 बराबर होते हैं। मुखिया जी ने भी यही तो कहा ना। अगर अब ज्यादा बोलेंगे तो मुखिया जी 50 कोड़े मारने की सजा दे देंगे, जिससे आपको बहुत ही परेशानी होगी। धर्मेंद्र महेंद्र की बात सुनकर कांपने लगा। कोड़े खाने की सजा से ही वह डर गया। उसने सोचा कि समय मिलने पर वह धर्मेंद्र को अच्छा सबक सिखाएगा और वहां से चला गया। अपने चतुराई पर प्रसन्न होकर धर्मेंद्र वहां से निकल गया, लेकिन आगे जाते ही उसकी गोपाल नाम के एक साहूकार से मुलाकात हो गई। उसे आते देखकर गोपाल ने उससे कहा, अरे धर्मेंद्र, कहाँ गायब हो गए थे? तुमने मुझसे 2 साल पहले 70,000 रुपए लिए थे, वो पैसे तुमने वापस नहीं किए। अभी के अभी वो पैसे ब्याज सहित मुझे वापस लौटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महेंद्र ने नम्रता से कहा, अरे चाचा, मैं तो आपके पैसे देने ही वाला था, लेकिन उस घर में रहने वाले बूढ़े दादाजी ने पैसे मांग लिए। अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़े कम पैसे हैं, वे 70 पूरा होते ही लौटा देंगे। आइए आपके साथ उन्हीं के घर चलते हैं। चलिए आपके साथ चलकर पूछते हैं कि वे पैसे 70 पूरे हुए कि अभी नहीं। इतना कहकर धर्मेंद्र गोपाल साहूकार को लेकर
एक वृद्ध व्यक्ति के घर पहुंचता है। संयोग बस एक बुढ़ा एक घर के आगे सो रहा था। बुढ़े को सोता देखकर दरवाजा खटखटाया। एक छोटी लड़की ने आकर दरवाजा खोला जो उस बुढ़े की पोती थी। धर्मेंद्र ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी ने उस दिन कहा था कि 70 हुए नहीं, अब तो 70 हुए कि नहीं? मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लड़की ने कहा, अरे क्या बताऊं आपको, 70 नहीं 80 हो गए हैं। लेकिन दादाजी इतने कंजूस हैं कि 70 के 80 हो गए हैं, मगर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे दादाजी बहुत ही कंजूस हैं, इतना जमा करके रखा हुआ है लेकिन किसी को कुछ नहीं देते। इतना कहकर लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि बात ये थी कि गोपाल साहूकार ने उस बुढ़े की उम्र को आज समझ लिया था। इस बात का फायदा उठाकर धर्मेंद्र ने गोपाल से कहा, अरे चाचा, आपने अपने कानों से सुना कि नहीं? उस लड़की ने अपने दादा को क्या कहा था? क्या अब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? गोपाल ने कहा, अरे नहीं, मुझे विश्वास है। मूल 70 और ब्याज 10 पूरा वसूल करके ही अब यहाँ से चलेंगे। लेकिन परेशान मत हो, ये बुढ़ा जब तक सोकर उठेगा तब तक हम यहीं पर खड़े होकर इंतजार करेंगे। महेंद्र ने गोपाल से कहा, अरे गोपाल चाचा, मुझे बीच के गांव में कुछ काम था और मैं वहीं पर जा रहा था। बीच रास्ते में आपने मुझे रोक लिया। आप यहीं पर इनकी उठने की प्रतीक्षा करिए और मैं वहां जाकर काम निपटाकर जल्द ही वापस आता हूँ। लेकिन गोपाल उस गांव न जाकर आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि यहाँ पर क्या होता है। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद गोपाल काफी परेशान हो गया और वह बुढ़े को जगाने का प्रयत्न करने लगा। बुढ़े को भी लगा कि कोई जानवर उसे हिला रहा है। उसने नींद में ही एक लात गोपाल के ऊपर जमा दिया। गोपाल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही गोपाल चिल्ला उठा, हे भगवान, इस बुढ़े ने तो मुझे मार डाला। उसकी चीख और पुकार सुनकर बुढ़े की नींद खुल गई। गोपाल ने बुढ़े से कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तुम्हें सोना है तो पहले मेरे पैसे मुझे वापस दो, इसके बाद चैन की नींद सो। बुढ़े ने कहा, पैसे? कौन से पैसे? क्या कर रहे हो तुम? हे भगवान। गोपाल ने कहा, हे भगवान, अभी आपकी पोती ने कहा तो था कि 70 के पूरे 80 हो गए हैं। जो आप धर्मेंद्र से 70,000 रुपए लिए थे, अब वो पैसे मुझे लेने हैं। बुढ़े ने कहा, अरे अरे बेटा, मुझे 80 साल हो गए हैं, 80,000 रुपयों की बात नहीं है। वो लड़की मेरी उम्र के बारे में बता रही थी, पैसों के बारे में नहीं। पर मैं तो किसी धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। बुढ़े ने गुस्से में कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी नींद तुमने पहले ही खराब कर दी थी, जल्दी से जाओ यहाँ से तुम। गोपाल अब समझ गया कि धर्मेंद्र ने उसे गुमराह किया है। वह बहुत गुस्से से वहाँ से निकल पड़ा और वह धर्मेंद्र को इधर उधर ढूंढने लगा। इस तमाशे को देखकर धर्मेंद्र को अपनी चतुराई पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। धर्मेंद्र आगे चल दिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी एक साहूकार सुमित से मुलाकात हो गई और सुमित साहूकार ने भी उससे अपने पैसे मांगे। अरे भाई धर्मेंद्र, तुम मेरे पैसे कब दोगे? बहुत दिन हो गए, तुम तो बहुत दिनों से नजर नहीं आते। धर्मेंद्र ने कहा, अरे भाई, तुमने तो मिलने में बड़ी देर कर दी। अभी अभी सबका कर्ज चुकाया है, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम थोड़ी देर पहले मिलते तो तुम्हारे पैसे भी दे देता, मगर अभी तो पैसे नहीं हैं। सुमित गुस्से से भड़क गया और बोला, मेरी बात सुनो धर्मेंद्र, एक तो मैं बहुत ही परेशान हूँ, दूजे तुम मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हो और लोगों से मुझे पैसे भी वसूल करने हैं, और तीसरी मुसीबत यह है कि मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। हालांकि मेरी शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम
मेरा कर्ज चुका दो बस, और तुमसे मुझे कुछ कहना नहीं है। दो मेरे पैसे जल्द से वापस कर दो, और यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने से कुछ काम नहीं होगा। धर्मेंद्र ने मौका पाकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे तो चुका दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है। मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते पूछ रहा हूँ, क्या वजह है कि तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। सुमित ने कहा, क्या बताऊं भाई, लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। मैं जहां भी लड़की देखने जाता हूं, एक ही बात सुनने को मिलती है कि मैं इस मोटे लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी। धर्मेंद्र ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, अरे अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो धन संपत्ति बहुत है, लड़की वालों को और क्या चाहिए भला। सुमित ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवा दो। अगर कोई लड़की तैयार होती है तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगा। धर्मेंद्र ने कहा, वाह, सही कह रहे हो। वो तुम घर देख रहे हो ना, उसमें एक अमीर महिला रहती है, उसकी एक लड़की है। लड़की का नाम राखी है और वह अपनी लड़की की शादी करने के लिए तुम्हारे जैसा ही लड़का ढूंढ रही है। तुम जाओ और अपनी किस्मत को आजमा लो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर ना भी हुई तो तुम परेशान मत होना, बहुत सी लड़कियां पड़ी हुई हैं। सुमित ने प्रसन्न होकर कहा, धन्यवाद भाई, अभी मैं उस घर जाता हूँ। बुरा न मानो तो तुम भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मैंने उसको एक बार डांटा था कि अपने कुत्ते को बांध कर रखे, तभी से वह मेरे पर गुस्सा होती है। अगर मैं गया तो वह शादी के लिए मना कर देगी। सुमित बोला, अच्छा, इसका मतलब कि उसे कुत्ते बहुत पसंद है। महेंद्र बोला, अरे पसंद है, वो तो कुत्तों और बंदरों से बहुत प्रेम करती है। जब उनकी तुलना कोई बंदर और कुत्तों से करता है तो वे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। मेरी बात मानो तो तुम भी ऐसे ही वहाँ पर प्रशंसा करना। सुमित बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ऐसे भी प्रसन्न होता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उसको प्रसन्न कर लूँगा? महेंद्र बोला, अरे बिल्कुल कर सकते हो, एक बार तो अपना भाग्य आजमा कर देखो, वे तुम्हें बहुत ही पसंद करेगी। लेकिन एक बात, उसकी प्रसन्नता कुत्ते और बिल्लियों से जरूर करना, और हाँ, मुझे शादी में बुलाना मत भूलना। सुमित बोला, जरूर जरूर, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर सुमित घर की तरफ चल दिया और गोपाल भी वहाँ से 9-2-11 हुआ। बातचीत के बीच सुमित अपने कर्ज के विषय में भूल ही गया और उस लड़की के घर मिलने चला। बेचारा जानता नहीं था कि लड़की की माँ को कुत्तों और बिल्लियों से बहुत नफरत थी। वे कुत्ते और बिल्लियों को देखकर देखते ही चिढ़ जाती थी। इधर धर्मेंद्र सुमित को फंसाकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इधर बेचारा सुमित सरिता से मिलने पहुंचा। सरिता ने सुमित को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सुमित ने सहमी हुई आवाज में अपना इरादा बता दिया। सरिता को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, लगता है कि तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगो? मगर चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी, अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक ठाक दे सकूं। तो ठीक है, चलो मैं पहला सवाल पूछती हूँ। दुनिया का कहना है कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है, इसमें तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम भी ऐसा ही मानते हो? बताओ। सुमित ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी की सुंदरता के चर्चे तो पूरे शहर में होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आपकी बेटी तो बिल्कुल बंदर की तरह है। सुमित धर्मेंद्र के कहे अनुसार सरिता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब सुनकर सरिता का गुस्सा आसमान छूने लगा, लेकिन फिर भी उसने
अपना दिमाग ठंडा रख के दूसरा सवाल पूछा, तो ठीक है, अब ये बताओ कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुम मुझसे कैसा व्यवहार करोगे? अरे चिंता मत करो सासू माँ, शादी के बाद यदि आप हमारे घर आई तो मैं आपके साथ बिल्कुल कुत्ते जैसा व्यवहार करूँगा, आपको कुत्ते जैसा सम्मान भी दूंगा, आप बिल्कुल परेशान न होइए। अब तो सरिता को इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से में रसोई घर में जाकर गरम चिमटा लेकर वापस लौटी और चिमटा सीधे सुमित के पीठ पर लगा दिया। सुमित के पीठ पर कई चिमटे के निशान बन गए। फिर सरिता ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अगर तुम इस इलाके में कभी भी दिख गए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, भागो यहाँ से। सरिता ने सुमित को घर से बाहर भगा दिया। सुमित इस अपमान को बर्दाश्त न कर सका। वह गुस्से में वहाँ से निकलकर बाकी साहूकारों से मिला और उनसे चर्चा करने लगा। सभी साहूकारों ने मिलकर जाकर राजा से सीधे धर्मेंद्र की शिकायत कर दी। उनकी शिकायत सुनकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि महेंद्र को जल्द से जल्द पकड़कर राज दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने धर्मेंद्र को पकड़कर राज दरबार में हाजिर किया। राजा ने कहा कि क्या ये सच बात है कि तुमने साहूकारों के पैसे वापस देने के बजाय उन्हें मूर्ख बना दिया? महेंद्र ने कहा, ये सच बात है महाराज, मैंने अपना रोजगार चलाने के लिए सारे साहूकारों से कर्ज लिया था। मैं कर्ज केवल एक निवेश के रूप में लेता हूँ और मुनाफा होने पर इसे वापस कर देता हूँ, लेकिन ये तीनों साहूकार गरीब लोगों से ब्याज के रूप में तगड़े रुपए वसूल करते हैं। इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इनसे कर्ज लिया था और इन्हें मूर्ख बना दिया ताकि ये भी उन गरीबों का दर्द समझ सकें। महाराज, यदि आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप मुझे कड़ी सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है और इन लोगों को सबक सिखाया है। आगे जैसी आपकी आज्ञा। महाराज ने कहा, गरीब लोगों से ज्यादा धन वसूल करना, मूल और ब्याज लेना बहुत बड़ा अपराध है। मैं इस तरह की चालबाजी को कभी माफ नहीं करता, लेकिन तुम्हें इनकी करतूतों को सबूत के साथ मेरे सामने लाना चाहिए था। मैं इन्हें उसी समय दंड देता। महेंद्र ने कहा, मैंने इन लोगों को आपके पास लाने के लिए सोचा था महाराज, लेकिन मैं इतना छोटा आदमी हूँ कि आपके पास पहुँच भी नहीं पाता। कृपया ये सभी आपके सामने खुद ही उपस्थित हो गए। कृपया इन्हें दंड दिया जाए, क्योंकि ये लोग हद से ज्यादा गरीब लोगों से ब्याज और मूल दर वसूल कर रहे हैं और गरीब लोगों को हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। महाराज, आपसे अनुरोध है कि इनको उचित से उचित दंड दिया जाए। महाराज महेंद्र की बातों से प्रसन्न हो गए और बोले, शाबाश शाबाश महेंद्र, तुमने तो इनकी करतूतों को मेरे सामने पेश किया है और मैं आदेश देता हूँ कि इन तीनों साहूकारों का दिया हुआ कर्ज माफ किया जाए और इन्होंने जिन गरीबों को पैसा दिया है उनका दस्तावेज लौटा दिया जाए। राजा ने प्रसन्न होकर महेंद्र को पुरस्कार दिया, क्योंकि उसने गरीब लोगों को साहूकारों के कर्ज से बचाया था। उस दिन से बाकी सभी साहूकार भी साधारण ब्याज पर सभी को ऋण देने लगे और गरीबों की कई समस्याएं आसान हो गईं। धन्यवाद।